ग्रह, गुण और दशा, ये तीनों चीजें मिलनी ही चाहिए तो विवाह सफल होता है। कुंडली मिलाते समय ज्योतिष विद्वान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि विवाह के बाद में तुरंत लड़के की जन्मपत्री या लड़की की जन्मपत्री में कोई ऐसे परिवर्तन तो नहीं हो रहे जिससे लड़के का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाए या उसका व्यवसाय नष्ट हो जाए। जब से इस लड़की के पैर पड़े तब से मेरा नुकसान होना शुरू हुआ है, ये भ्रम होता है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों से ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि भैया आप केवल ज्योतिषी हैं या आपने ज्योतिष पढ़ी है तो कहाँ से पढ़ी है, किस विश्वविद्यालय से, किस सन से पढ़ी है। आश्वासन के चलते उन्होंने 1 वर्ष शांति से सहा और इसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छा निकल गया। सच मार्गदर्शन मिले तो ये समस्याएं काफ़ी कम होती हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल धर्म। धर्म यानी कि संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति, ज्योतिष, सब कुछ समाहित है धर्म चरण में। और आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ऐसे एक विषय पर जो घर घर पाया जाता है। जिस तरह डायबिटीज़ घर घर होती है, उसी तरह ये कार्यक्रम हर एक घर से, हर एक परिवार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और वो है कुंडली मिलान। यानी कि जब हम शादियां करते हैं, कुंडली मिलाते हैं, सारे 32 गुड़ मिलाते हैं, सारे गुड़ मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद शादी के कार्यक्रम तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जिसको आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और सोचेंगे कि कहीं ये बात आपके परिवार की तो नहीं हो रही है। लेकिन उससे पहले आज अपने हम गेस्ट का, मेहमान का हम स्वागत करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। आपको स्वागत सर। और वाजपेयी जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ज्योतिषाचार्य हैं जो BHU से PhD हैं और तमाम सारे विख्यात हैं और तमाम सारे डिग्रियां सर के पास हैं जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप संपर्क भी कर सकते हैं, बाद में नंबर भी है उस पर। सर, हम ये बात करने वाले हैं जी। हम आप सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जी। जब हम अपने परिवार की बेटियों की शादी की बातें करते हैं तो एक उच्च परिवार देखते हैं, बड़ा घराना देखते हैं, पैसे वाला देखते हैं और अपनी हैसियत से कहीं ऊपर जाकर हम देखते हैं कि हमारी बेटी या बहन वहाँ सुखी रहेगी। इसके लिए बड़े पंडित भी हम लेकर आते हैं जो कुंडली मिलान करते हैं, सारे गुड़ मैच करते हैं, कहीं से लेफ्ट राइट ना होने पाए और पूरा मैच करके भी शादी की बात होती है जी। और उसके बाद आप भी देखते होंगे, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में बताया कि आज भी कोर्ट में करोड़ों मामले पेंडिंग चल रहे हैं डाइवोर्स के जी। तो इसमें ऐसा क्यों हो जा रहा है कि कुंडली भी मैच हो रही है, गुड़ भी मैच हो रहे हैं, सब कुछ मैच हो रहा है और फिर वहाँ जाकर ऐसा होता है कि शादी हुई, लड़की घर गई, 1 साल में वहाँ आर्थिक व्यवस्था बदल जाती है जी, गरीबी आ जाती है या व्यापार कम हो जाता है, नौकरी छूट जाती है लड़के की, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। सब दोष दे दिया जाता है लड़की को कि तुम आई हो तब से हमारे घर में आपदा आ गई। तो ये सब कैसे हो गया? जब गुड़ मैच हो गए, कुंडली मैच हो गई, पूरे मंत्रों के साथ शादियां भी हो रही हैं, आशीर्वाद भी लोग, हजारों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ काम नहीं आती अंत में। आप सही कह रहे हैं संजय जी। इसको जहाँ से शुरू करना है वो हम आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जी। कि एक तो सामान्य परिवार के लोग हैं, वो विवाह जिन पंडितों से बिछड़वाते हैं जी, या तो वो ज्योतिषी नहीं होते, क्योंकि ये आपको भी पता है कि आजकल कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी लड़के को ज्योतिष पढ़ाने के लिए किसी विश्वविद्यालय में भेजना नहीं चाहता और ज्योतिष हर किसी को चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ज्योतिषी पढ़ा लिखा आवे कहाँ से? तो जिन्होंने इधर उधर से कुछ पढ़ लिया उन्हीं से वो काम चलाते हैं। दूसरा, ज्योतिषी हम ऐसा चाहते हैं कि जो जिसे बड़े बड़े मंत्री भी जानते हो, अभिनेता भी जानते हो और जिसके पास पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कोठी हो, ये कोई पढ़ा लिखा है ज्योतिषी विद्वान, उसके पास ये साधन इसलिए नहीं हो सकते या कम हो सकते हैं कि इसके लिए उसे बहुत कुछ अधर्म करना पड़ेगा जो नहीं कर पाता है। तो ये इसलिए बड़े बड़े प्रोफेसर रीडर हमारे सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उनके पास तक ऐसे लोग पहुंच नहीं पाते। संजय जी, एक बात आती है कि कुछ पढ़े लिखे धनाढ्य लोग वो कुंडली बिचरवाते हैं ऐसे हाईटेक ज्योतिषियों से। उसमें कुछ बोले हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कुछ बोले हम तो जूता घुमा के विवाह विचार देते हैं, कुछ ऐसे ये आडंबर होते हैं। तो ऐसे धनाढ्य लोग
दहेज के लोभ में विवाह करते हैं, उनके पास धन होता है, इसके बाद भी दहेज के लोभ में विवाह करते हैं। पंडितों को साफ निर्देश देते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह बन रहा हो न बन रहा हो, तो बनाना, लेकिन तुम्हें बनाना है, मतलब फिट करना है उसे। और तो अब सीधे उनकी बात इसलिए बन जाती है कि वो जो हाईटेक ज्योतिषी हैं वो कहते हैं हमसे कैसी भी कसम खिला लो, हमें पैसे चाहिए, तो पैसे देते, वो कह देते हम शांति करा देंगे। तो कुछ कुछ ऐसा करके, लेकिन इसकी कोई शांति नहीं होती। ग्रह, गुण और दशा, ये तीनों चीजें मिलनी ही चाहिए तो विवाह सफल होता है, अन्यथा नहीं होता है। दूसरी बात जो आपने कहा, कई बार बहुत अच्छे विवाह विचारे जाते हैं, इसके बाद भी विकसित होते हैं। उसका कारण ये होता है, कई बार कुछ विद्वानों के द्वारा विचारे हुए विवाह भी बहुत अच्छे ढंग से विचारे जाते हैं, इसके बाद भी दिक्कत होती है, तनाव होता है। उसका कारण होता है कि ऐसे विवाह कहने को तो विवाह होते हैं और वैसे व्यापार होते हैं, इन्वेस्टमेंट जी। तो ऐसे लोग बहाने से दहेज मांगना चाहते हैं। अच्छा। और वो पैसे के लोभ से इधर उधर की बातें कर देना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि उनका टारगेट तो होता है धन, कि बेटी के घर वाले धन दे आके, या बेटी का टारगेट होता है कि सास ससुर हमारे बहुत कुछ हमारे नाम कर दे, लेकिन उसमें ज्योतिष को बीच में घसीटा जाता है, जबकि ज्योतिष वहाँ कहीं होती ही नहीं है। तो ऐसे उनका अपना दुराग्रह या पूर्वाग्रह होता है कि कई बार लड़कियां सोच के जाती है कि नहीं, हम जिस घर में जा रहे हैं उस घर में परिवार छोटा है और जो नंद है उसका विवाह हो जाएगा तो हम अकेले रहेंगे। पता लगा नंद का 3 साल तक विवाह ही नहीं हुआ, तो वहाँ बवाल कर देती है, नंद वापस आ गई डिवोर्स लेकर। हाँ, या वापस आ गई डाइवोर्स लेके, तो चूंकि ये लक्ष्य नहीं होता तो वो लड़ गए। इसलिए यहाँ ज्योतिष का दोष नहीं है। दूसरा एक शब्द आपने कहा, कई बार विवाह के तुरंत बाद उस घर में तनाव प्रारंभ हो जाता है। जाते ही 1 साल के अंदर हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि कुंडली मिलाते समय ज्योतिष विद्वान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि विवाह के बाद में तुरंत लड़के की जन्मपत्री या लड़की की जन्मपत्री में कोई ऐसे परिवर्तन तो नहीं हो रहे जिससे लड़के का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाए या उसका व्यवसाय नष्ट हो जाए। इसमें लड़की कारण नहीं होती, हो सकता है उनके अपने ही ग्रह खराब हो, इस कारण ऐसा नुकसान हो रहा हो, लेकिन आम आदमी ज्योतिष जानता नहीं है। तो ऐसे समय कहता है जब से इस लड़की के पैर पड़े तब से मेरा नुकसान होना शुरू हुआ है। ये भ्रम होता है। अगर विवाह के पहले विद्वान ज्योतिषी इस बात को उन्हें बता दे कि देखो लड़के का जो अच्छा टाइम था वो अब केवल 1.5 साल रह गया है, 2 साल रह गया है, इसके बाद इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसका व्यवसाय रुकेगा, संघर्ष होगा, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वो दोष लड़की के ऊपर मत लाइएगा, वो आपका अपना समय, आप चाहो तो कहीं और दिखा लो। यदि इस प्रकार की सावधानी पहले से बरती जाए और उनको कह दिया जाए ऐसा ऐसा होगा, तो लड़की, निर्दोष लड़की दोषारोपण से बच जाएगी। पुराने ज़माने में जो हमारे आचार्य धर्म का निर्वहन करने वाले ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, तो उन्हें विवाह केवल विचारते ही नहीं थे, वो व्यवसायिक नहीं होते थे, उनकी ये जिम्मेदारी होती थी, वो इस दायित्व का निर्वाह करते थे कि हम जिस विवाह को विचार रहे हैं उनके जीवन में कोई विवाद अगर होता है तो ये मेरे लिए बेइज्जती की बात होगी कि मैंने विचारा था। जी, मैंने विचारा था। वो इसकी जिम्मेदारी निर्वाह करते थे। संजय जी, मैं आज भी ईश्वर की कृपा से ऐसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी अपने को ज्योतिषी कहता है ये उसकी जिम्मेदारी है। यदि उसने विचारा है तो विवाह विघटित अगर हो रहा है तो उसने ये बात पहले बताई है कि नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। यदि नहीं बताई है तो दोष उसका है। और समाज से कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी व्यक्ति से जिससे भी कुंडली दिखाता है, विवाह विचरवाता है, उसके विषय में एक छोटी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के विषय में ये पूछ लिया जाता है या किस विषय से संबंधित डॉक्टर हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, किस सन में पढ़ाई की है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों से ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि भैया आप केवल ज्योतिषी हैं या आपने ज्योतिष पढ़ी भी है, पढ़ी है तो कहाँ से पढ़ी है, किस विश्वविद्यालय से, किस सन से पढ़ी है, तो उनकी योग्यता का आकलन किया जा सकता है। यद्यप संजय जी यहाँ एक प्रश्न आता है, पुराने जमाने में ज्योतिषियों के पास डिग्री नहीं होती थी, अब क्यों डिग्री देखी जाए, लेकिन
प्राचीन काल में जो राजा लोग होते थे वो ज्योतिषियों का परीक्षण कर लिया करते थे, बताओ किस दिन पानी बरसेगा। अच्छा, टेस्ट। जी, तब परीक्षा ऐसी होती थी। उन्होंने बता दिया, मान लो किसी की 10 में से 8 भविष्यवाणियां सही निकल गई तो वो ज्योतिषी हो जाता था, 10 सही निकल गई वो राज ज्योतिषी हो गया। आज ऐसा तो कुछ है नहीं, अब तो कॉलेज है सीधा। जी, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा तीसरा धंधा करते रहे। कई लोगों को मैं जानता हूँ पान की दुकान कर रहे थे, अच्छा। इसके बाद उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, उसी दुकान में ज्योतिषाचार्य का बोर्ड लगाया और ज्योतिष शुरू। इसके बाद पान की दुकान बंद हो गई, ज्योतिषाचार्य शुरू हो गया। अच्छा, जो बढ़ता बिजनेस बढ़ गया। जी जी जी, कि ज्योतिष की जरूरत तो हर किसी को है आजकल, और हर घर में शादियां हर साल कहीं न कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार के जो संक्रमण हैं वो ज्योतिष शास्त्र को क्षति पहुंचा रहे। आज भी हम समाज को विश्वास पूर्वक कहते हैं कि ठीक ढंग से ज्योतिष की कुंडली मिलाई जाए, ग्रह गुण और दशा का ठीक ढंग से मिलान हो तो वैवाहिक विघटन की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसमें एक प्रश्न आपने और किया था कि मान लो विवाह के बाद संतान नहीं होगी। हाँ। तो अगर ये ग्रहों की समस्या है, अगर लड़के की कुंडली में संतान योग है और लड़की की भी कुंडली में संतान योग है तो संतान अवश्य होगी। इसमें एक और दिक्कत होती, विवाह और संतान अच्छे समय में होती है। कई बार मान लो 3 वर्ष का समय विवाह का आया और तीसरे वर्ष में विवाह हुआ तो संतान का समय ही नहीं बचता, तो फिर 3 साल बाद 2.5 साल बाद जब अच्छा समय आएगा तो संतान होगी। अच्छा। कई बार ऐसा होता है जो 3 साल का समय अच्छा होता है, शुरू में ही विवाह हो गया तो 2 साल अच्छा समय बचता है जिसमें उनको संतान हो सकती है। लेकिन ऐसे समय वो लोग कहते हैं अभी हम प्लान नहीं करेंगे। आजकल तो हर तरह की व्यवस्था है। हाँ। अभी हम संतान नहीं चाहते। अब 2 साल तक वो संतान चाहते नहीं, जबकि उस समय संतान हो सकती थी। हाँ। 2 साल के बाद 3 साल समय ऐसा आएगा जिसमें संतान हो ही नहीं सकती। तब वो चाहते हैं। अब वो चाहते हैं, इसके बाद वो ज्योतिषी, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक सब पकड़ते हैं, लेकिन वो 3 वर्ष बाद ही होता है। इन सब चीज़ों से बहुत बड़े समाधान नहीं होते। एक चीज़ और सवाल, जिस तरह अभी सीरीज हमारी बात तो चल रही है, जी जी ये बात तो रही तलाक की बात ही रही। अब बहुत से मामले ऐसे भी देखे गए कि शादी तो अच्छे कुंडली मिलान किया गया, सब कुछ किया गया, जी जी, अच्छा हो गया, शादी भी चली कई साल तक बढ़िया चली, जी। बच्चे भी चलिए हो गए। बच्चे होने के बाद तलाक हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया, आपका 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है जी, और उसके बाद एक ऐसे स्टेज पे आकर तलाक होता है, बच्चा बीच में होता है, माँ बाप साइड होते हैं और कोर्ट निर्णय कर रहा होता है कि बच्चा इसके साथ रहेगा या इसके साथ, वो केस चल रहे होते हैं। जी, तो इतना लंबा गैप के बाद ज्योतिष तो पकड़ भी नहीं पाएगा कि 20 साल बाद क्या होना है, कैसे पकड़ सकता है? जी संजय जी, देखिए कुछ मामले हुए भी हैं, पता ही होगा आपको। हाँ, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं। देखिए, कोर्ट साक्ष्य के आधार पर निर्णय कर सकता है, न्याय नहीं। संजय जी, निर्णय कर सकता है, न्याय नहीं। ठीक है। न्याय करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये लड़के को तो माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, वो कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसकी एक रास्ता ये होती है। अच्छा, ये जो बात आपने बताई, विवाह तो पुराने समय में भी होते थे, लेकिन तब ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। अब क्यों घटित होती? उसका कारण हर किसी के जीवन में देखिए, रोज वर्षा नहीं होती। प्रकृति में आप देखिए, रोज वर्षा नहीं होती, रोज धूप नहीं निकलती, रोज सर्दी नहीं पड़ती, कभी कम कभी ज़्यादा, प्रकृति में चला करता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में हर सुख की ये स्थिति है, वो 3 साल, 2 से 3 साल के बीच या 2 से 3.5 साल के बीच उसका समय होता है। या तो सुख बहुत मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, या तो किसी से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे या बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की समस्या रहती ही है। ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए 3 साल समय अच्छा रहा दोनों का बहुत, और इसके बाद 3 साल खराब आने वाला है। तो प्राचीन काल में ये होता था, खराब आने वाला है तो आप बात मत करो आपस में, जैसे रह पाओ रहो, लेकिन रहना घर के अंदर है दोनों को। और संयुक्त परिवार होते तो माता पिता डांट के धमका देते, तुम्हारी बात नहीं चलती तो शांत रहो, लेकिन लड़ाई नहीं बढ़ने देते थे। आज माता पिता बोझ लगने लगे, लोग एकाकी परिवार में रह रहे। ऐसी परिस्थिति में मान लो उनका 13 साल समय ठीक रहा, तो 13 साल में बच्चा हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद उनका 7 साल का समय ऐसा आया
जिसमें उनकी किसी से पटरी नहीं खा रही, समय खराब है, वो आर्थिक दृष्टि से भी खराब है, सब तरह से खराब है, लेकिन वो जिससे होता है उससे लड़ रहे हैं क्योंकि समय खराब है। लेकिन पति या पत्नी सबसे ज्यादा उनके संपर्क में रहता है, इसलिए जो सबसे नजदीक उससे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। तो समय खराब होने का जो भी गुबार उनके दिमाग में है वो अपने जीवन साथी पर उतार देते हैं। अच्छा। ऐसी परिस्थिति में मान लो संजय जी, ये तो तलाक की बात है, हम मिलाने की बात कर रहे हैं। हाँ। मान लो लड़के का 3 वर्ष का समय खराब आया है, तो अब लड़का तो 3 वर्ष तक पगलाएगा क्योंकि समय खराब है, उसका हर तरफ नुकसान करता है। तो उस समय उस स्त्री का कर्तव्य बनता है वो उसका सहयोग करे, उसकी आदतों को सहे और उसके उस 3 साल के समय को पार करावे। यही जब स्त्री का 3 साल का समय खराब आवे तो पति को चाहिए कि वो उनकी बात बर्दाश्त करे और 3 साल तक सहयोग करके उनका समय पार करावे। पुराने जमाने में ये होता था, इसलिए संबंध नहीं टूटते थे। आज की स्थिति ये है, जिस समय 3 वर्ष पति का समय खराब आया तो पत्नी झेलती रही है एक सीमा तक। हाँ। इसके दोनों वर्किंग है, तनाव लेके वो भी नहीं जी सकते। हाँ। उसी 3 वर्ष के बीच 1 साल पत्नी का समय भी खराब आ गया, अब उसे भी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जब संयुक्त परिवार होते थे तो बाहरी सपोर्ट मिल जाता था, सास का मिल जाता था, ससुर का, नंद का, देवरानी जेठानी का, तो वो पति से थोड़ा सा अप्रिय व्यवहार सह कर भी प्रेम से रह जाती थी। आज की समस्या ये होती है, 3 वर्ष के लिए पति का समय खराब चल ही रहा है, 1 वर्ष के लिए स्त्री का उसी बीच आ गया पत्नी का समय खराब, वो घबरा जाती है। घबराने वो सोचती है ऐसी परिस्थिति में सारी जिंदगी कैसे निर्वाह करेंगे, तो घबरा जाते। तलाक के केस इसलिए होते, पेशेंस नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जब हमारे पास आए, जब आए तो मैंने उन्हें कोई उपाय नहीं बताया, केवल ये कहा तुम्हारा 1 साल का समय खराब है, 1 साल शांति से रह जाओ, इसके बाद इसी गृहस्थी में तुम बड़ा व्यवस्थित ढंग से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस आश्वासन के चलते उन्होंने 1 वर्ष शांति से सहा और इसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छा निकल गया। कोई शांति नहीं, कोई जंत्र तंत्र नहीं, कोई नग्नगीना नहीं, कोई अंगूठी नहीं। अच्छा, उन्हें संतोष हो गया ना कि 1 वर्ष रहना है, तनाव मन में तो ठीक हो जाएगा जी। हाँ। सच मार्गदर्शन मिले तो ये समस्याएं काफी कम हो सकती है। जी जी। एक और अंतिम सवाल है, वो एक सजेशन भी है बल्कि आज के यूथ को। आज का जो यूथ है अक्सर ये सोच रहा है, जिसकी एज भी शादी की हो चुकी है जी, और वो अपना एक तरफ करियर सेट करने में भी है लगे हुए हैं कि करियर भी सेट करना है, परिवार उधर चाह रहा है कि शादी कर दी जाए जी जी, और लेकिन जो लड़कियां होती खासतौर महिला, वो सोचती हैं कि हम पहले इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने ऊपर हमारा कुछ बैंक बैलेंस बन जाए, क्योंकि जिस तरह मामले आए हैं पीछे कि लड़कियों की कम उम्र में शादियाँ कर दी गई और वो शादी होने पर डिपेंडेंट रही पति पर, पति ने उनको रखा या घर से निकाल दिया या बोला गया पैसे, नौकरी तब कर नहीं सकती हूँ। लेकिन अब ऐसा जो यूथ की अब मेंटेलिटी बदल चुकी है कि वो सोचते हैं कि हम पहले सेटल हो जाएं, कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, एज चाहे 1-2 साल ऊपर भी हो जाए, तब हम शादी करें, कहीं डिपेंडेंट किसी ऊपर ना होने पाएँ, क्योंकि ऐसे मामले हो जाते हैं बाद में। ऐसा सोचते हैं आजकल। जी 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 जी। तो क्या पहले करियर या पहले शादी ही करने समय आ गया कि सेटल हम बाद में हो जाएंगे? ऐसा संजय जी, विवाह को करियर से, शिक्षा से, धन से जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह एक जीवन साथी का प्रश्न है। वो चयन अलग प्रक्रिया है, उसके साथ सुख दुख में हम योग्य हैं तो, अयोग्य है तो, हम धनी हैं तो, निर्धन हैं तो, जीवन साथी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। लेकिन जो लोग करियर से जोड़ के देखते हैं, उनका स्वार्थ होता है कि हम सेट हो जाएंगे तो दहेज वहेज अच्छा मिलेगा, तो ये उनका स्वार्थ होता है। उनका विवाह से ज़्यादा वो विवाह को व्यवसाय बना देते हैं, ये गलती है, इससे बचना चाहिए। दूसरी एक बात ये है कि संजय जी, कम उम्र में जैसे ही 18-17 वर्ष का कोई भी लड़का होता है तो उसके अंदर युवा अवस्था जनित भावनाएं आने लगती हैं, और यदि इसको बचाने के लिए 2 रास्ते हैं। पुराने ऋषियों ने ऐसे समय बड़े संयम बताए थे, भोजन सात्विक करो, ज़्यादा मिर्चा ना खाओ, प्याज ना खाओ, क्योंकि ये जो वासना है ये उसी प्रकार का आहार विहार लेने से और बढ़ती है। जब बढ़ती है तो उस समय वो लड़के उनके ऊट पटांग संग बन जाते हैं,
तो इससे उस लड़की का भी जीवन बेकार होता है और लड़कों का भी बेकार होता है। स्थिति ये होती है कि जो लड़के के माता पिता हैं वो सोचते हैं लड़का अच्छा पढ़ ले तब विवाह होगा, दहेज मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और लड़के को 18 से 20 वर्ष की अवस्था में उनकी अपनी शारीरिक स्थिति ऐसे होती, उन्हें लगता है नहीं इस समय कोई जीवन साथी लड़की या लड़का मिलना चाहिए। मतलब अगर लड़की है तो उसे लड़का, या लड़का है उसे लड़की। आयुर्वेद की दृष्टि से इसे पुरुष अपस्मार रोग कहते हैं। ये होता है, माने युवावस्था यदि आवे, जैसे महिलाओं को योषापस्मार रोग होता है, तो इसी प्रकार से पुरुषों को पुरुष अपस्मार रोग होता है। मतलब वो वासना का चिंतन करते 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 उसमें इतना संलिप्त हो जाते हैं कि उनकी पढ़ाई भी छूटती, उससे प्रभावित होती और कमाई भी होती है। ऐसे समय वो घर वालों को बताना भी नहीं चाहते। तो ऐसे लोग समय पास के लिए, मान लो 20 वर्ष में उनकी इच्छाएं जगी, अब 32 साल में घर वाले विवाह करना चाहते हैं, तो 12 साल के लिए उन्हें समय पास कोई जीवन साथी चाहिए होता है। तो ये विवाह इस प्रकार जुड़ के बाद में उसकी दुर्घटनाएं घटित होती, वो दुनिया देखती है। तो कुल मिला के आर्थिक लोभ से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। ये सोचना चाहिए हमारा बेटा या बेटी जो है वो एक दूसरे से अगर समर्पित हो जाएंगे तो नमक रोटी खा करके भी बड़े प्रेम से रह सकते हैं। संजय जी, आपने कई जगह देखा होगा बिल्डिंगें बन रही होती हैं, यहाँ भी नोएडा में आसपास, वहाँ कुछ मजदूर होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे वही खेल रहे होते हैं और वही रोटी बनी और दोनों खाते हैं। दोनों दिन भर सिर पर कोई सुविधा नहीं, सिर पर बोझा ढोते और दोनों प्रेम से खा के और वही सोते हैं, कोई सुख सुविधाएं नहीं। लेकिन वो प्रसन्न इसलिए हैं कि कम से कम जो उनका जीवन साथी है वो तो उनका अपना है, साथ में है। आज सक्षम संपन्न वर्ग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उनके जीवन से सबसे करीब है उसी पर भरोसा नहीं। हाँ, वही हालात हो जाते हैं। ऐसी चीजों को ज्योतिष की मदद से और कुछ त्याग से अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। जीवन में धन नंबर 2 पर रखना चाहिए, अपना वैवाहिक जीवन नंबर 1 पर रखना चाहिए। और अगर रख लेता है कोई सामान्य परिवार की लड़की, वो भी अच्छा बर्ताव कर सकती है। तो इसलिए धन से उस परिवार को नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, शिक्षा पहले चलिए जी, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा है, हाँ, संस्कार है, क्योंकि शिक्षा 2 प्रकार की है। संजय जी, आजकल देखो तो कई आईएएस अधिकारी और बड़े अधिकारियों को हमने सुना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आत्महत्या जैसी घटनाएं उनके द्वारा की गई। अच्छा। तो बताओ, अगर शिक्षा है, कई बड़े अफसरों को देखा, कई बड़े अध्यापकों को देखा कि उन्होंने आत्महत्या की, उनके जीवन की समस्याएं उस तरह रही। लेकिन अभी तमिलनाडु या कर्नाटक में सुना कि पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी उन्होंने ऐसा किया। अब बताओ, इतनी बड़ी शिक्षा के बाद उस शिक्षा का लाभ यदि उन्हें ही नहीं मिल सका, जबकि शिक्षित व्यक्ति से समाज अपेक्षा करता है यार तुम तो पढ़े लिखे हो, हमारी मदद करो, समाज को ठीक करो, है नहीं। लेकिन जब ऐसे लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके तो समाज उनसे क्या अपेक्षा करे। इसलिए समाज में हम अपने यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि शिक्षा तपः स्वाध्याय निरतम, जो शिक्षा संस्कारों से युक्त है वही शिक्षा है। बाकी जो शिक्षा केवल पेट भरने के लिए है वो शिक्षा नहीं है। चलिए बहुत बहुत आभार, आपने इतना अहम और बहुत खास जानकारी दी। और ऐसे लोग के मन में जो सवाल अभी तक आ रहा होगा कि शादियाँ क्यों टूट जाती हैं, शादी के 10 साल बाद भी तलाक क्यों हो जाता है, और इतना सारा हम कुंडली मिलान करते हैं, योग पंडित जी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, लेकिन कहाँ गड़बड़ हो जाती है, उसका जवाब आपको मिल चुका हो। अब अगर अभी भी जवाब नहीं मिला हो तो कमेंट में लिखिए, और डायरेक्ट चाहें तो आप वाजपेयी सर से बातचीत भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, और भी कोई सवाल हो हमें भेजिए। हर सवाल का जवाब आपको हमारे अगले कार्यक्रम में जरूर मिलेगा। धन्यवाद।